नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आईबीपीएस क्लर्क 2026 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया था। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली हैं उस पर अपन बात करेंगे। और सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात अपने लिए रहने वाली है वो ये है कि वैकेंसीज का जो नंबर है वो 11,403 रखा गया है। और 11,403 जो है वो काफ़ी ठीक नंबर है, काफ़ी कोई छोटा नंबर नहीं है, एक डिसेंट नंबर है। आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे से तैयारी करोगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, वीडियो में अपन इम्पोर्टेंट बातें इसमें जो नोटिफिकेशन में अपने लिए दी गई हैं कि इसकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज किए गए हैं, आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इन सब पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, कौन कौन से बैंक जो हैं वो आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू अपने स्टाफ को है रिक्रूट करते हैं। तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पीएनबी है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और यूको बैंक है। इन सब बैंकों में जो है वो आपको रिक्रूट किया जाएगा आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू। और अगर अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 1 से 21 अगस्त तक रखी गई है। यानी कि 1 से 21 अगस्त तक आपकी रजिस्ट्रेशन की या फिर फीस भरने की डेट रहेगी। तो 21 अगस्त को आपकी एग्जाम डेट ओवर हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर बाद में कोई करेक्ट करने की यानी कि 2 दिन का टाइम दिया जाएगा क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद में। इसमें आप कोई करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म में। लेकिन मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि फॉर्म इतना ध्यान से भरेंगे, करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। आप 1 से 21 अगस्त के बीच में जब भी अपना फॉर्म अप्लाई करें तो काफ़ी ध्यान से करें, सारी डिटेल को ध्यान से भरें, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी आपको कॉस्ट चुकानी पड़ सकती है। अब देखिए, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2026 में होगा और कॉल लेटर उसके सितंबर में ही आएंगे। यानी कि अराउंड मिड सितंबर या लास्ट सितंबर में आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, ऑनलाइन जो रिजल्ट जो इसका आ जाएगा प्री का वो नवंबर में आ जाएगा। और नवंबर में फिर मेंस का कॉल लेटर आएगा और फिर दिसंबर में अपने लिए मेंस हो जाएगा। अब देखिए, जो अलॉटमेंट है वो मार्च 2027 में कर दिया जाएगा। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दिसंबर के लिए आपके पास अभी 4 महीने का टाइम पड़ा है और अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हो तो आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, वो काफ़ी इजी एग्जाम होता है। तो अगर सितंबर के लिए अपने पास अभी एक महीना पूरा पड़ा है, यानी कि 1.5 महीने के अराउंड आपके पास टाइम पड़ा है। तो 1.5 महीने में अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा है बैंकिंग के बारे में तो आईबीपीएस क्लर्क के प्री को क्लियर आसानी से किया जा सकता है, अगर आप 1.5 महीने अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी से इसके लिए तैयारी करो। बाकी मेंस की अगर मैं बात करूं तो 4 महीने का टाइम पड़ा है और 4 महीने काफ़ी अच्छा टाइम है। आप 4 महीने में अगर बिल्कुल जीरो से भी मेंस की तैयारी करो तो 4 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप एकदम अच्छे से इसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो और मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। अब जैसे देखिए, अगली मैं अगर बात करूं तो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 1 अगस्त 2026 को आपकी एज जो है वो 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। यानी 1 अगस्त के दिन आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप 20 साल के इससे पहले हो गए हैं और 28 साल के नहीं हुए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2006 के बीच होनी चाहिए। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो SC/ST कैटेगरी है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी में 3 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसमें आपको 10 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड सर्विसमैन को जो सर्विस रेंडर्ड पीरियड था उससे 3 साल ज़्यादा, और अगर आप डिसेबल्ड हैं तो 8 साल ज़्यादा का टाइम आपको दिया गया है। बाकी इसमें आप देख लेना, आपको जो विडो डाइवर्स वुमेन है, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड है, इनके लिए भी जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं जो कि एग्जाम देना चाहता है तो 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो रखी गई है। सबसे पहली बात तो ये कि डिग्री जो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपके पास सीधी सी बात है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और किसी भी यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट ऑथराइज यूनिवर्सिटी है उससे गवर्नमेंट ग्रेजुएशन की अगर आपकी डिग्री है तो वो आपके काम आ जाएगी। दूसरा आपके लिए देखिए, जैसे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी should be proficient in reading, writing, speaking and understanding the specific opted local language of state UT।
mentioned in the list provided for each state UT as per Annexure 3 may kindly refer to clause H local language proficiency test LLPT for further details। यानी कि आप देखिए IBPS कलर की जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज भरी जाती है, यानी कि आप स्टेट के अकॉर्डिंग भरोगे कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। कुछ स्टेट में वैकेंसीज कम है, कुछ स्टेट में वैकेंसीज ज़्यादा है। अब आप देखिए उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, आपको उसे पढ़ने में, लिखने में, समझने में या बोलने में जो है वो आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा, तब आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप किसी ऐसे स्टेट से भर्ती हो जिसकी लोकल लैंग्वेज आपने 10th 12th या फिर किसी भी आपके एकेडमिक लेवल पे पढ़ी होगी तो फिर ठीक है, आप डायरेक्ट प्री मेंस पास करोगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी लोकल लैंग्वेज वाले स्टेट से अप्लाई करते हो जो आपने नहीं पढ़ा है तो आपको फिर LPT देना पड़ेगा, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप LPT में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो फिर आपको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, और आप अगर उसमें क्वालिफाई करते हो तो ये आपको आगे की प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। एक तो रही ये बात, तो आप उसी स्टेट से अप्लाई करें जिसकी लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। उन स्टेट्स में वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आ रखी है तो आप उनसे अप्लाई करें। बाकी अगर आप अपने स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपके स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज आपने एकेडमिक लेवल पे पढ़ी होगी, तो उसके लिए आपको कोई भी LPT देने की ज़रूरत नहीं है। अगली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर दी गई है, जैसे देखिए कि कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। Candidates should have certificate, diploma, degree in computer operation language, should have studied computer information technology as one of the subjects in the higher school, college या institute। अगर आपने अपने स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी है तब तो ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज का एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने किसी भी एकेडमिक लेवल पे या फिर किसी स्पेसिफिक डिप्लोमा में इसको पढ़ा है। अब देखिए आपके पास अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं अभी। जैसे मान लीजिए किसी भी कंप्यूटर कोर्स में, किसी भी कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स में आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, और एडमिशन लेंगे तो आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड टू एंड मिल जाएगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, और जब आपके DV का टाइम आएगा, यानी कि मार्च अप्रैल 2027 में, तब तक आपका जो है वो कोर्स जो है वो पूरा हो चुका होगा और आपको डिप्लोमा भी मिल चुका होगा। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आप कंप्यूटर कोर्स में किसी में भी एडमिशन ले लें, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगली इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, वो आएगी अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर के सेम रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। आपके 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और रीजनिंग आ जाएगी, और इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज का जो मीडियम है वो इंग्लिश ही रहने वाला है ऑब्वियसली, और रीजनिंग और मैथ में आपका जो है वो मीडियम ऑफ एग्जाम आप चूज करोगे। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के 20 मिनट में आपको सोल्व करने हैं, और मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और 20 मिनट में आपको सोल्व करने हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और 20 मिनट में, यानी टोटल जो है वो 1 घंटे का एग्जाम आपका रहने वाला है। 100 नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 इंग्लिश के, 35 रीजनिंग और मैथ्स के। तो प्रीलिम्स का जो है वो पैटर्न सेम रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेंस की, तो देखिए मेंस में अगर अपन देखें तो यहाँ पर जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस है। सबका मीडियम आप चूज करोगे, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के ये सेम रहने वाला है। इंग्लिश का जो मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के 20 मिनट, पहले की तरह ही सेम रखा गया है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट्स में आपको सोल्व करने हैं, ये भी सेम रखा गया है। रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यहाँ पे देखिए नंबर 40 सेम है लेकिन मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आप रीजनिंग पे अच्छा फोकस करें, और 35 मिनट में आपको इसको सोल्व करना है। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहले 35 क्वेश्चन आते थे, इसमें पैटर्न में चेंज कर दिया गया है कि अब आपको 40 क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं। अब 40 क्वेश्चन आपको करने हैं 50 मार्क्स के और 35 मिनट्स में।
और टोटल जो है वो पहले 120 मिनट्स का हुआ करता था, अब 5 मिनट्स और 5 क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 160 क्वेश्चन टोटल होंगे 200 मार्क्स के। और यहाँ पर 120 मिनट में आपको यानी 125 मिनट में आपको यानी कि 2 घंटे 5 मिनट में आपको करना होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी यानी कि जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो केवल मेंस के मार्क्स के आधार पर होने वाला है। और किस किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन से स्टेट से कितनी कट ऑफ रहती है, पिछले सालों का ट्रेंड भी अपन बात करेंगे, और अपने को किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में भी प्रॉपर अपन बात करेंगे। ये बात रही नोटिफिकेशन की, तो आई होप कि नोटिफिकेशन में आप एलिजिबल हो या नहीं, या क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, किस हिसाब से आपको पैटर्न मिलेगा, आपके जो एग्जाम में एज क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है, इस पर अपन ने सही से बात कर लिया। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी एग्जाम से रिलेटेड बाकी बातें भी करेंगे अपन अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। जहाँ कहीं भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपन कोशिश करेंगे कि उस डाउट पर काम किया जाए और उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।